तो आप देखते हैं इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी। आखिर गारंटी के क्या क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं? इसेंशियल फीचर्स का मतलब है कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सभी बातें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेट। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए प्रिंसिपल डेट का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये जरूर पता होना चाहिए कि हम गारंटी किस चीज की दे रहे हैं। तो गारंटी दी जाती है यहाँ पर प्रिंसिपल डेट की। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भी देख चुके थे, एक बार इसको दोबारा देख लो। यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए बी और सी। सी जो है बी के पास आता है और उससे 1 लाख रुपए मांगता है। बी कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ऐसे कैसे दे दूं, एक काम करो तुम अपने लिए एक गारंटर लेकर आओ, कोई एक ऐसा पर्सन लेके आओ जो तुम्हारे लिए गारंटी दे सके। तो सी जाता है ए के पास और जाकर बोलता है कि तुम मेरे लिए बी को गारंटी दे दो। अब ए जो है सी का दोस्त है, तो वो सी के कहने पे बी के पास चले जाता है। ए जाता है बी के पास और जाकर बोलता है कि मैं सी की गारंटी देता हूँ, तुम उसे 1 लाख रुपए दे दो। तो बी कहता है ठीक है, अगर तुम गारंटी दे रहे हो तो मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर बी जो है सी को 1 लाख रुपए दे देता है। तो बी और सी के बीच तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। बी ने जो है सी को लोन दे दिया और सी की गारंटी ली है ए ने। तो ए और बी के बीच बनेगा एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए ने बी को गारंटी दी है कि सी जो है तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। तो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन गया। और यहाँ पर एक तीसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है ए और सी के बीच, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कल को अगर सी ने डिफॉल्ट करा तो उस केस में ए को पैसा देना पड़ेगा, तो बाद में ए जो है इस पैसे को रिकवर कर पाएगा सी से। तो इसीलिए ए और सी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सी कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल डेटर क्योंकि इसकी गारंटी दी गई थी, और गारंटी किसने दी, ए ने। तो ए कहलाएगा हमारा श्योरिटी। और किसको गारंटी दी गई, बी को। तो बी कहलाएगा हमारा क्रेडिटर। तो यहाँ पर पार्टीज के नाम भी हो गए। तो यहाँ तक तो हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है। तो हम देख रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। और यहाँ पर प्रिंसिपल डेट की बात करूं तो प्रिंसिपल डेट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। ये हमारा प्रिंसिपल डेट है यानी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो, बी और सी के बीच अगर लोन का कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तो कभी भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि गारंटी तो दी ही लोन पर जा रही है। अगर लोन ही ना होता तो गारंटी देने की क्या जरूरत होती, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों बनता। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोलेटरल का मतलब होता है सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा प्रिंसिपल डेट, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बना था। तो समझ में आ गया। तो पहला एसेंशियल फीचर यही बात बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड है हमारा अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कंसिडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है। हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा था कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में दोनों ही पार्टीज को, या मैं कहूं सभी पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। तो कंसिडरेशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो यही बात यहाँ पर गारंटी के अंदर भी बोली गई है। तो अगर हम उसी एग्जांपल को देखें तो हमारे पास 3 पार्टीज हैं यहाँ पर। बी ने जो है सी को 1 लाख रुपए दिए और सी की गारंटी ली है ए ने। तो सबसे पहले अगर मैं बी और सी के बीच बात करूं कि यहाँ पर क्या कंसिडरेशन हुआ है, तो बी ने सी को 1 लाख रुपए दिए तो सी को 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिल गया। और यहाँ पर बदले में जो है सी बी को इंटरेस्ट पे करेगा, तो बी को भी इंटरेस्ट का कंसिडरेशन मिल गया। तो बी और सी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, उसके अंदर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल गया। लेकिन अगर बात करें ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहले बी की बात करें तो बी को तो कंसिडरेशन मिल गया। ए ने जो है बी को बोला है कि अगर सी डिफॉल्ट करता है तो उस केस में सी का पैसा मैं वापस कर दूंगा। तो बी को कंसिडरेशन के तौर पे गारंटी मिल गई। लेकिन अगर हम बात करें ए की यानी श्योरिटी की, कि आखिर श्योरिटी को कंसिडरेशन में क्या मिलता है, ए ने जो है सी की गारंटी दी है तो बदले में ए को क्या मिला। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेक्शन 127 बोलता है कि ए यानी जो श्योरिटी है उसको कभी भी पर्सनल लेवल पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 127 ने साफ साफ बोल दिया कि प्रिंसिपल डेटर का जो कंसिडरेशन होता है वही सफिशिएंट कंसिडरेशन कहलाता है श्योरिटी के लिए। बी ने सी को 1 लाख रुपए दिए तो सी को 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिल गया। सी कौन है, हमारा प्रिंसिपल डेटर। तो प्रिंसिपल डेटर को अगर कंसिडरेशन मिल जाए तो वही कंसिडरेशन सफिशिएंट होगा श्योरिटी के लिए। अगर प्रिंसिपल डेटर को कंसिडरेशन मिलता है तो मान लिया जाएगा कि श्योरिटी को भी कंसिडरेशन मिल गया। तो यही बात बोली है सेक्शन 127 के अंदर। एज पर सेक्शन 127, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर जो कंसिडरेशन रिसीव करेगा वही कंसिडरेशन सफिशिएंट होगा टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो ये एग्जांपल जो हमने समझा इसी को मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। इसको देखो, सी रिक्वेस्ट बी टू सेल एंड डिलीवर गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है गुड्स क्रेडिट में देने की। अभी हमने 1 लाख रुपए देने की बात करी थी, तो यहाँ पर बस इतने डिफरेंस है कि वहां पर पैसों की बात हो रही थी जबकि यहाँ पर गुड्स क्रेडिट में देने की बात हो रही है। सी है हमारा प्रिंसिपल डेटर
और बी हमारा क्रेडिटर। सी ने बी को बोला कि मुझे उधार में गुड्स चाहिए, तो यहाँ पर बी बोलता है कि मैं तुम्हें उधार में गुड्स तभी दूंगा जब ए तुम्हारी गारंटी देगा। तो बी एग्री हो गया गुड्स उधार में देने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि ए जो है सी की पेमेंट को लेकर गारंटी देगा। ए विल गारंटी द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। तो ए जो है बी के पास आता है और आकर सी की गारंटी देता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंसिडरेशन की, तो ए को गारंटी के बदले क्या कंसिडरेशन मिला? तो यहाँ पर सेक्शन 127 ने हमें क्या बोला था कि जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर का होता है वही कंसिडरेशन सफिशिएंट होता है श्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर सी हमारा प्रिंसिपल डेटर है, सी को उधार में गुड्स मिल गए, यानी सी को कंसिडरेशन मिल गया, तो सी का ही कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा, या मैं कहूं सफिशिएंट माना जाएगा ए के लिए। तो यहाँ पर ए ने गारंटी दिया और ए के लिए बी का प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स ही सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। बी ने सी को प्रॉमिस करा है गुड्स डिलीवर करने का, तो बी सी को कंसिडरेशन दे रहा है और वही कंसिडरेशन ए के लिए भी सफिशिएंट माना जाएगा। यही बात बोली है एज पर सेक्शन 127, दिस इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। तो ये हमारा वही एग्जांपल है, बस यहाँ पर पैसों के बदले उधार में गुड्स बेचने की बात करी गई है। तो समझ में आ गया? तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या लिखा है, बट पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या बोला है यहाँ पर? पास कंसिडरेशन जो है वो कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। अब ये पास कंसिडरेशन क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नीचे नोट देखो, अ गारंटी फॉर पास डेट वुड बी वैलिड प्रोवाइडेड फ्रेश कंसिडरेशन इज गिवन बाय द क्रेडिटर। पास डेट का मतलब होता है पास कंसिडरेशन, तो ऊपर बोला है कि पास कंसिडरेशन कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, लेकिन नीचे जो है नोट के अंदर लिख दिया गया है कि पास डेट यानी जो पास कंसिडरेशन है उसको हम वैलिड मान लेंगे। तो ऊपर बोला है वैलिड नहीं माना जाएगा, जबकि नीचे बोला है वैलिड मान लिया जाएगा। तो अब ये ऐसा क्यों बोला है उसको भी समझ लेते हैं। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल को दोबारा समझो। अभी फिलहाल बात हो रही है बी और सी की, अभी ए की एंट्री नहीं होगी, बी और सी के बीच बात हो रही है। सी जो है बी से 1 लाख रुपए मांगने गया, तो बी ने जो है बिना कोई गारंटी का शर्त रखे सी को 1 लाख रुपए दे दिए। तो सी ने बी से पैसा मांगा और बी ने सी को पैसा दे दिया। इनके बीच बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, और ये लोन दिया गया है 1 साल के लिए। अभी गारंटी की कोई बात नहीं आ रही। अब 1 साल पूरा होने के बाद सी जो है बी के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मुझे 50,000 की और जरूरत है, तो तुम मुझे 50,000 रुपए और दे दो। तो बी कहता है कि अब मैं तुम्हें और पैसा नहीं दे सकता, वैसे ही तुमने मेरा पुराना पैसा वापस नहीं करा है, तो अगर तुम्हें और पैसा चाहिए तो एक काम करो, तुम किसी को लेकर आओ जो तुम्हारी गारंटी दे सके। तो सी जाता है ए के पास, सी ए के पास जाता है और जाकर बोलता है कि तुम मेरे लिए बी को गारंटी दे दो। तो ए कहता है ठीक है। ए बी के पास जाता है और जाकर बोलता है कि मैं सी की गारंटी ले रहा हूँ, सी जो है तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। अब देखो यहाँ पर गारंटी किस चीज की दी जा रही है। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन बना था वो बना था बी और सी के बीच में। बी ने सी को 1 लाख रुपए दिए थे बिना किसी गारंटी के शर्त के। तो ये जो पहले 1 लाख रुपए दे दिए गए हैं इसी को बोलते हैं पास कंसिडरेशन। ए के आने से पहले यानी श्योरिटी के आने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनने से पहले ही एक कंसिडरेशन एक्सचेंज हो चुका है, जिसको बोला जाएगा पास कंसिडरेशन। और यहाँ पर ए के आने के बाद सी जो है बी से 50,000 रुपए और मांग रहा है, तो वो 50,000 रुपए जो श्योरिटी के आने के बाद मांगा जा रहा है उसको बोला जाता है फ्रेश कंसिडरेशन। तो ए बी के पास आता है और आकर बोलता है कि मैं सी की गारंटी दे रहा हूं कि सी जो है तुम्हारा 50,000 रुपए वापस कर देगा, जो अभी फ्रेश कंसिडरेशन के तौर पे दिए जा रहा है, और साथ के साथ जो तुम्हारा पहले वाला 1 लाख रुपए था उसको भी वापस कर देगा, मैं उसकी गारंटी भी तुम्हें दे रहा हूं। तो यहाँ पर ए जो है बी को सी के टोटल डेट की गारंटी दे रहा है, यानी जो 1 लाख रुपए का पास कंसिडरेशन था उसकी, और साथ में जो फ्रेश कंसिडरेशन है 50,000 उसकी भी। तो टोटल ए जो है बी को 1,50,000 रुपए की गारंटी दे रहा है, और ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड होगा। इसके अंदर भले ही पास कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, लेकिन साथ के साथ कुछ फ्रेश कंसिडरेशन भी आ रही है। अब देखो यहाँ पर इस टाइमलाइन से समझो, सबसे पहले प्रिंसिपल डेट दिया जा चुका है, यानी श्योरिटी के एंट्री से पहले, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही बी ने सी को 1 लाख रुपए दे दिए। तो बी और सी के बीच एक पास कंसिडरेशन एक्सचेंज हो चुका है। अब 1 साल के बाद जो है सी बी से और पैसा मांग रहा है, तो बी ने बोला कि गारंटी के लिए किसी को लेकर आओ, तो यहाँ पर ए आ गया, ए की एंट्री हो गई, तो यहाँ पर बन गया एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब इस गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उसी टाइम पर कोई ना कोई फ्रेश कंसिडरेशन दिया जाएगा। कंसिडरेशन किसको देना है? क्रेडिटर कंसिडरेशन देगा प्रिंसिपल डेटर को, और वही प्रिंसिपल डेटर का कंसिडरेशन ही सफिशिएंट कंसिडरेशन मान लिया जाएगा श्योरिटी के लिए। तो क्रेडिटर अगर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पर प्रिंसिपल डेटर को कोई फ्रेश कंसिडरेशन देता है, तभी हमारा ये पास कंसिडरेशन के लिए दी गई गारंटी वैलिड मानी जाएगी। यहाँ पर फ्रेश कंसिडरेशन के नाम पर पैसा भी दिया जा सकता है, यानी एडिशनल डेट भी दिया जा सकता है, जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर 50,000 रुपए दिए गए थे, या फिर फ्रेश कंसिडरेशन के नाम पे टाइम भी एक्सटेंड करा जा सकता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट। अब इसका क्या मतलब है तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा होता कि बी ने जो है सी को 1 लाख रुपए का लोन दिया 1 साल के लिए, अब 1 साल पूरा हो गया और बी जो है सी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने जा रहा है, क्योंकि
सी ने बी का पैसा वापस नहीं करा, तो सी जाता है बी के पास और जाकर बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ केस फाइल मत करो, एक काम करते हैं, मैं जो है एक पर्सन को लेके आता हूं जो मेरे लिए गारंटी दे देगा। तो सी जो है ए को अपना गारंटर बनाकर बी के पास ले आता है। ए कहता है कि मैं जो है सी की गारंटी दे रहा हूं, तुम जो है सी को 1 साल का टाइम और दे दो, अगले 1 साल के अंदर जो है सी तुम्हारा पैसा वापस कर देगा, और अगर सी ने तुम्हारा पैसा वापस नहीं करा तो सी के बदले मैं वापस कर दूंगा। तो ए जो है बी को सी की गारंटी दे रहा है। अब यहाँ पर बी जो है सी को 1 साल का टाइम और देने के लिए मान जाता है। तो बी ने क्या करा, बी ने सी को 1 साल का टाइम और दे दिया लोन वापस करने के लिए। किसके कहने पे दिया, ए के कहने पे। तो यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल के अंदर सी ने बी से पैसा नहीं मांगा बल्कि और एक्स्ट्रा टाइम मांगा फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, और बी ने एक्स्ट्रा टाइम दे भी दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी पूरी तरीके से वैलिड होगा। इसके अंदर भी पास कंसिडरेशन पहले हो चुका था, श्योरिटी के आने से पहले पहले बी और सी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन बन चुका था जिसके अंदर पास कंसिडरेशन का एक्सचेंज हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद जब श्योरिटी की एंट्री हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनते टाइम पर बी ने जो है सी को कुछ ना कुछ फ्रेश कंसिडरेशन दिया, और इस बार फ्रेश कंसिडरेशन के तौर पे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, अभी इस टाइम पर कोर्ट में केस ना करने का जो डिसीजन है, इसी को बोला जाता है हमारा फोरबियरेंस टू स्यू। यानी यहाँ पर जो है बी ने फोरबियरेंस कर दिया। फोरबियरेंस का मतलब होता है बी रुक गया, बी ने सी के खिलाफ केस फाइल नहीं करा। तो अगर फोरबियरेंस टू स्यू का पॉइंट भी आता है तो उसको भी हम फ्रेश कंसिडरेशन मानते हैं। तो ये जो एग्जांपल अभी हमने समझा, इसी को मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, बी सेल एंड डिलीवर गुड्स टू सी। यहाँ पर भी पैसों के बदले गुड्स की बात करी जा रही है। बी ने जो है सी को उधार में गुड्स बेचे, तो बी हमारा क्रेडिटर है और सी हमारा प्रिंसिपल डेटर है। और जिस टाइम पर गुड्स सेल करे गए उस टाइम पर गारंटी की कोई भी बात नहीं करी गई थी, यानी उस टाइम पर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। तो पास कंसिडरेशन पहले एक्सचेंज हो चुका है इनके बीच। अब जो है एंट्री होती है ए की, यानी श्योरिटी की। ए जो है बाद में आता है आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट बी। ए जो है बाद में आता है और बी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जो है सी के ऊपर केस मत करो, सी को 1 साल का टाइम और दे दो। तो 1 साल का टाइम मांग लिया, और ये 1 साल का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा यही हमारा फ्रेश कंसिडरेशन कहलाएगा। ए जो है बी को प्रॉमिस कर रहा है कि तुम सी के ऊपर केस मत करो 1 साल तक, अगर सी डिफॉल्ट करता है तो उस केस में उसके बदले मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। ए विल पे फॉर हिम इन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय सी। तो बी एग्री हो जाता है, बी यहाँ पर बोलता है ठीक है मैं अगले 1 साल का टाइम तुम्हें और दे देता हूँ। तो बी ने जो 1 साल का टाइम एक्स्ट्रा दे दिया तो वही हमारा फ्रेश कंसिडरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर फ्रेश कंसिडरेशन किसको मिला, 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम किसको मिला, सी को। तो सी हमारा प्रिंसिपल डेटर है जिसको फ्रेश कंसिडरेशन मिल गया। तो अभी हमने देखा था 127 सेक्शन 127 में लिखा था कि प्रिंसिपल डेटर को जो कंसिडरेशन मिलेगा वही कंसिडरेशन श्योरिटी के लिए भी सफिशिएंट होगा। तो फ्रेश कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर को मिल गया और यही कंसिडरेशन श्योरिटी के लिए भी सफिशिएंट होगा। यानी कि ए ने जो प्रॉमिस करा है तो माना जाएगा कि ए को भी उसके प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन मिल गया। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पर फ्रेश कंसिडरेशन के नाम पे एडिशनल डेट भी दिया जा सकता है या फिर टाइम भी एक्सटेंड करा जा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर अगर ऐसा हो तो उस केस में क्या होगा। बी ने जो है सी को 1 लाख रुपए दे दिया 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के बाद भी सी ने पैसा वापस नहीं करा। तो बी जो है सी के खिलाफ कोर्ट में जा रहा है। तो सी जो है ए को लेकर आता है बी के पास, और ए जो है बी से बोलता है कि तुम सी के खिलाफ कोर्ट में मत जाओ, मैं जो है तुम्हारा पैसा कल वापस कर दूंगा। यानी यहाँ पर जो है ए बी को सी की गारंटी नहीं दे रहा बल्कि बोल रहा है जो तुम्हारा लॉस हुआ है सी की वजह से उसको मैं कल इंडेमनीफाई कर दूंगा। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो यहाँ पर इस केस के अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बना है। यहाँ पर तो ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हारे लॉस को इंडेमनीफाई कर दूंगा जो लॉस तुम्हें सी की वजह से हुआ है। तो ये तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझो, बी ने सी को पहले पैसा दे दिया है, पास कंसिडरेशन एक्सचेंज हो चुका है, लेकिन 1 साल के बाद सी जो है ए को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर ए जो है बी को सी की गारंटी नहीं दे रहा। अब गारंटी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि बी ने सी को कोई फ्रेश कंसिडरेशन नहीं दिया। ए जो है बी से ये नहीं कह रहा कि तुम जो है सी को एक्स्ट्रा टाइम दे दो या फिर सी को जो है कुछ एडिशनल डेट दे दो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर कोई फ्रेश कंसिडरेशन की डिमांड नहीं करी जा रही, बल्कि सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि जो पास कंसिडरेशन पहले दिया जा चुका है उस कंसिडरेशन को मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करके दे दूंगा। तो अभी हमने देखा था कि पास कंसिडरेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब श्योरिटी के एंट्री होने पर, श्योरिटी के आने पर कोई ना कोई और फ्रेश कंसिडरेशन दी जाए। जबकि यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल के अंदर कोई भी फ्रेश कंसिडरेशन की डिमांड नहीं करी जा रही, बल्कि सिर्फ पास कंसिडरेशन को वापस देने की बात करी जा रही है। तो अगर पास कंसिडरेशन हो और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम पर कोई फ्रेश कंसिडरेशन ना दिया जाए तो उस केस में सिर्फ पास कंसिडरेशन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई थी, अगर पास कंसिडरेशन है तो उसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जबकि नीचे बोला गया था नोट के अंदर कि पास डेट यानी पास कंसिडरेशन हमारा वैलिड होगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि पास कंसिडरेशन के साथ साथ कोई ना कोई फ्रेश कंसिडरेशन भी दिया जाएगा क्रेडिटर की तरफ से।
तो यहाँ पर जो अभी हमने समझा इसके ऊपर भी मैंने नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको भी एक बार देख लो। ये एग्जांपल है हमारा, बी सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू सी। बी ने सी को गुड्स सेल करे, उधार में गुड्स दिए। ए आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ सी। तो यहाँ पर बी और सी के बीच पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी पास कंसिडरेशन पहले आ चुका है। ए की अभी एंट्री नहीं हुई, ए जो है हमारा श्योरिटी है वो आएगा बाद में। तो बी ने सी को उधार में गुड्स दे दिए, 1 साल का टाइम दिया था, लेकिन 1 साल के अंदर सी ने पैसा नहीं दिया, तो बी चला गया सी के खिलाफ कोर्ट में। तो यहाँ पर ए आता है, लेकिन ए आ रहा है आफ्टरवर्ड, यानी ए जो है बाद में आ रहा है, और विदाउट कंसिडरेशन, यानी यहाँ पर कोई फ्रेश कंसिडरेशन की बात नहीं करी जा रही। ए जो है आता है और आकर बोलता है बी को कि मैं जो है तुम्हें कल पैसा वापस कर दूंगा। सी ने यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया, तो ए जो है सी के डिफॉल्ट करने पर बी को पैसा दे देगा। और यहाँ पर कोई भी फ्रेश कंसिडरेशन, यानी ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगने की बात हो रही है और ना ही कोई एक्स्ट्रा टाइम मांगने की बात करी जा रही है। तो कोई भी फ्रेश कंसिडरेशन नहीं है, ए की एंट्री के बाद कोई भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, तो इस केस में ये पास कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कंसिडरेशन वाला पॉइंट। तो हमारा सेकंड फीचर भी हो गया। तो थर्ड है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ अ लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल डेट के एग्जिस्टेंस की बात करी जा रही है। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और अ प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटेड। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि गारंटी जो है एक एग्जिस्टिंग लायबिलिटी की दी जाती है। तो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। हमारे उसी एग्जांपल के अंदर बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन करा था, तो बी और सी के बीच जो लायबिलिटी थी उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, और उसी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को लेकर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करा गया था। सच लायबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन है, यानी जो हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल डेट है, वो जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब हो गया कि उसके अंदर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 10 के अंदर। तो जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सभी एलिमेंट यहाँ पर हमारे एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी हमारे प्रिंसिपल डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी एनफोर्सेबल बाय लॉ कहलाएगी। अब यहाँ पर एक बात और बोली है, दिस लायबिलिटी मस्ट बी लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लायबिलिटी है उसका टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट है जिसके अंदर बता रखा है कि अगर आपको किसी से पैसा रिकवर करना है तो आपके पास मैक्सिमम टाइम 3 साल का होता है। 3 साल तक अगर आपने सामने वाली पार्टी से पैसा रिकवर नहीं करा या फिर उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं करा, तो उसके बाद अब 3 साल निकलने के बाद आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर बी ने सी को 1 लाख रुपए दिए थे। अब अगर सी जो है 3 साल तक बी को 1 लाख रुपए वापस नहीं करता, या फिर 3 साल के अंदर अंदर बी जो है सी के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं करता, तो उस केस में 3 साल के बाद जो है बी का सी से 1 लाख रुपए रिकवर करने का राइट खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब होता है कि आपका 3 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है, अब आपके पास पैसा रिकवर करने का राइट खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है, यानी जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन है, हमारा जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी टाइम बार्ड डेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, तो उस केस में आपकी गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इसका साफ साफ ये मतलब निकाला जाएगा कि आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड है तभी जाके आपका गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाएगा। तो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब वही होता है जो हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था। तो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया आपने किसी को गलत जानकारी दी, गलत बात बताई। या फिर कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है आपने किसी से कोई बात को छुपाया, आपको किसी चीज के बारे में सच पता था लेकिन जानबूझकर आपने उस सच को दूसरे से छुपाया, तो उसको बोलते हैं हम कंसीलमेंट। तो सेक्शन 142 और सेक्शन 143 हमें बोलता है कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए या फिर कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी गारंटी ऑब्टेन करी गई है बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी गलत जानकारी देकर अगर कोई गारंटी ऑब्टेन करी जाती है, गलत जानकारी कौन दे रहा है? क्रेडिटर गलत जानकारी दे रहा है। अगर हम अपने एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर जो क्रेडिटर है यानी जो हमारा बी है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है श्योरिटी को, और गलत जानकारी देकर मिस रिप्रेजेंटेशन कर कर श्योरिटी से गारंटी ऑब्टेन कर रहा है। दोबारा देख लो, एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है श्योरिटी को,
और विद हिज नॉलेज एंड असेंट, या तो क्रेडिटर खुद मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कोई और अदर पर्सन श्योरिटी को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज क्रेडिटर को है और क्रेडिटर की असेंट भी है, यानी क्रेडिटर की सहमति से, क्रेडिटर की परमिशन से मिसरिप्रेजेंट करा जा रहा है। और यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन करा जा रहा है मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर। मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन करी जा रही है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन करा जा रहा है। तो अगर क्रेडिटर कोई गारंटी ऑब्टेन करता है बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और ये मिसरिप्रेजेंटेशन ट्रांजैक्शन की मटेरियल पार्ट के ऊपर करा जा रहा है, तो उस केस में ये ट्रांजैक्शन, ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल है, ए अपॉइंट बी फॉर कलेक्टिंग बिल्स। तो यहाँ पर ए ने जो है बी को अपॉइंट करा है फॉर कलेक्टिंग बिल्स, अपने बिल्स कलेक्ट करने के लिए, अपने अकाउंटिंग करने के लिए। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ द बिल्स। बी जो है यहाँ पर काम करते समय कुछ बिल्स की अकाउंटिंग करने में फेल हो गया, या फिर उसने जानबूझकर नहीं करी, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करी। तो इस बारे में जब ए को पता चला तो ए ने जो है बी को बुलाया और बुलाकर बहुत डांटा और बोला कि मैं तुम पे अब भरोसा नहीं कर सकता, अगर तुम्हें आगे नौकरी करनी है तो इस केस में तुम्हें अपने लिए कोई गारंटर लाना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए गारंटी दे सके। ए आस्क बी टू गेट अ गारंटर फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो बी जाता है सी के पास और जाकर सी को बोलता है कि तुम मेरे लिए गारंटी दे दो। तो सी जो है बी का दोस्त होता है, वो बी के लिए गारंटी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सी आता है ए के पास और आकर ए को बोलता है कि मैं जो है बी के कंडक्ट को लेकर गारंटी देने को तैयार हूँ, यानी मैं बी के काम को लेकर गारंटी दे रहा हूँ, तुम बी को नौकरी पे रख लो। तो सी ने बी के कंडक्ट की गारंटी दी, बट सी इज नॉट मेड अवेयर ऑफ बी प्रीवियस मिस अकाउंटिंग बाय ए। और यहाँ पर जो है जब सी बी की गारंटी दे रहा था तो उस टाइम पर ए ने सी को ये बात नहीं बताई, ए ने सी को इस बात से अवेयर नहीं करवाया कि अभी कुछ दिन पहले बी ने जो है ए के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी, ए के कुछ बिल्स को रिकॉर्ड नहीं करा। तो इस बारे में जो है मिस अकाउंटिंग के बारे में ए ने सी को कोई भी जानकारी नहीं दी। ए जो है हमारा यहाँ पर क्रेडिटर है, ए को गारंटी दी जा रही है, किसकी गारंटी दी जा रही है, बी की गारंटी दी जा रही है। तो बी हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर हो गया और गारंटी कौन दे रहा है, गारंटी दे रहा है सी, तो सी यहाँ पर श्योरिटी है। तो सी यानी जब श्योरिटी गारंटी दे रहा था तो उस टाइम पर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, यानी जो हमारा क्रेडिटर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो सी को ये बात बताए कि जिसकी तुम गारंटी देने जा रहे हो उसने तो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी है, तो तुम इसकी गारंटी कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बनती थी कि वो सी को सारी बातें बताए, जितनी बातें उसे पता है वो सारी बातें उसे सी को बतानी चाहिए थी, श्योरिटी को बतानी चाहिए थी, और तब जाके श्योरिटी से गारंटी ऑब्टेन करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए ने जो है सी को मिस रिप्रेजेंट करा, ए ने जो है सी को बी के बारे में नहीं बताया, उल्टा ये बोल दिया कि बी तो अच्छे से काम कर रहा था। तो यहाँ पर ए ने जो है सी को मिस रिप्रेजेंट करके सी से गारंटी ऑब्टेन करी, और जिस बात को मिस रिप्रेजेंट करा गया वो बात बहुत ही मटेरियल थी। अगर ए सी को बी के प्रीवियस मिस अकाउंटिंग के बारे में बता देता तो हो सकता है सी जो है बी के लिए गारंटी ना देता। तो ये जो मिस अकाउंटिंग की बात थी ये बहुत मटेरियल थी, जिस बात को मिस रिप्रेजेंट करा गया ए के द्वारा। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि बी जो है अपने गलत काम के बारे में खुद ही सी को बताएगा, ऐसा तो नहीं है। बी तो छुपाने की कोशिश करेगा ही करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की थी कि ए को जितनी बातें पता है वो सारी बातें वो सी को बताए। तो सेक्शन 142 यहाँ पर अप्लाई होगा, और भले ही सी ने बी की गारंटी ली हो लेकिन ये गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करी गई है और इसीलिए ये गारंटी जो है हमारी इनवैलिड होगी। बी आफ्टरवर्ड, बी यहाँ पर अगर बाद में फ्रॉड कर भी देता है तो उस केस में भी सी लाइबल नहीं होगा, सी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो समझ में आ गया। अब अगर मैं 143 की बात करूं तो सेक्शन 143 कहता है कि क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंट नहीं करा लेकिन क्रेडिटर साइलेंट हो गया, क्रेडिटर ने कुछ गलत बात नहीं बताई लेकिन क्रेडिटर ने सच भी नहीं बताया, क्रेडिटर चुप हो गया, साइलेंट हो गया। और हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कि साइलेंस भी फ्रॉड होता है। अगर आपको कोई बात पता है और आप उस बात को जानबूझकर छुपा रहे हो तो उस केस में माना जाएगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो किसी मटेरियल सर्कमस्टांसेस के केस में अगर क्रेडिटर साइलेंट रहकर गारंटी ऑब्टेन कर लेता है तो उस केस में भी वो गारंटी हमारी इनवैलिड कहलाएगी। ये बात कह रहा है हमारा सेक्शन 143। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी टू द अमाउंट ऑफ 2000 टन। तो यहाँ पर ए जो है सी को गारंटी दे रहा है, किसकी गारंटी दे रहा है, बी की गारंटी दे रहा है। तो ए हमारा श्योरिटी हो गया और सी को गारंटी दी जा रही है तो सी हमारा क्रेडिटर हो गया, और किसकी गारंटी दी जा रही है, बी की, तो बी हो गया हमारा प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या है कि सी जो है बी को 2000 टन आयरन सप्लाई करेगा और उस आयरन की पेमेंट को लेकर ए गारंटी दे रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे 5 रुपीज पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ एन ओल्ड डेट। तो यहाँ पर जो है बी और सी
प्राइवेटली एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर लिखा गया है कि बी जो है सी को इस आयरन सप्लाइड के ऊपर 5 रुपीज एक्स्ट्रा देगा, 5 रुपीज पर टन एक्स्ट्रा देगा बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, जितना मार्केट प्राइस है उसके ऊपर 5 रुपए एक्स्ट्रा देगा। और ये एक्स्ट्रा 5 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि बी और सी के बीच कुछ पुराना लोन था, कुछ पुराना डेट है जिसको सेटल करना है, तो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा उसके दिए जा रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइवेटली करा जा रहा है, यानी इसके बारे में ए को कोई भी जानकारी नहीं है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती थी? सी की, यानी हमारे क्रेडिटर की। सी को जो है ए को प्राइवेट एग्रीमेंट के बारे में सभी बातें बतानी थी, सभी बातें डिस्क्लोज करनी थी, लेकिन सी ने ऐसा नहीं करा और सी ने चुप रहकर, बात को छुपाकर, कंसीलमेंट करके ए से गारंटी ऑब्टेन कर ली। दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए। तो इस केस में अब अगर आगे जाके बी कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उस डिफॉल्ट के केस में ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, ए यहाँ पर लाइबल नहीं होगा एज अ श्योरिटी। तो समझ में आ गया? तो ये होगा हमारा सेक्शन 142 और 143। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग नॉट नेसेसरी। तो सेक्शन 126 बोलता है कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा एक्सप्रेसली होना चाहिए। एक्सप्रेसली का मतलब होता है ओरल और रिटन। तो जो हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा एक्सप्रेस होगा, यानी श्योरिटी जो है साफ साफ बताएगा कि मैं इस पर्सन की इतने अमाउंट की गारंटी ले रहा हूँ। गारंटी के केस में कोई भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। अभी हमने देखा था पिछले चैप्टर के अंदर, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, तो वहां पर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इंप्लाइड नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्लियरली बताया जाएगा कि ये पर्सन इस पर्सन की गारंटी ले रहा है और इतने अमाउंट की इस ट्रांजैक्शन की गारंटी ली जा रही है। तो क्लियर है? अब लास्ट है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ दी अदर को श्योरिटी। अब ये को श्योरिटी क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। ये बोला गया हमें सेक्शन 144 के अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा वही एग्जांपल है, सी को पैसा चाहिए तो वो बी के पास आता है, बी से पैसा मांगता है, लेकिन बी बोलता है कि पहले तुम किसी की गारंटी लेकर आओ। तो सी ए के पास जाता है और ए को बोलता है कि तुम मेरी गारंटी दे दो। तो ए जो है बी के पास आकर बोलता है कि मैं जो है सी की गारंटी लेता हूँ, तुम सी को पैसा दे दो। तो यहाँ पर बी ने जो है सी को पैसा दे दिया। तो अब इस केस में सी हमारा प्रिंसिपल डेटर कहलाएगा, बी हमारा क्रेडिटर कहलाएगा और ए हमारा श्योरिटी होगा। यहाँ तक की बात तो हमें पता है। अब यहाँ पर जो है बात करी जा रही है को श्योरिटी की, यानी जो हमारा श्योरिटी है, जो हमारा ए है, वो कह रहा है बी को कि मैं सी की गारंटी लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं सी की गारंटी तभी लूंगा जब मेरे साथ साथ डी भी सी की गारंटी लेगा। तो यहाँ पर ए चाहता है कि मैं सिर्फ अकेला गारंटी ना दूं, मेरे साथ कोई और पर्सन भी मिलकर गारंटी दे। तो यहाँ पर ए जो है को श्योरिटी बनाना चाहता है, यानी एक से ज्यादा श्योरिटी को लाना चाहता है। ए अकेले सी का रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो यहाँ पर ए ने बी को साफ साफ बोल दिया कि मेरी गारंटी तभी वैलिड मानी जाएगी जब मेरे साथ साथ डी भी आकर श्योरिटी बनेगा। अगर डी ने गारंटी नहीं दी तो उस केस में मेरी गारंटी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर बात हो रही है को श्योरिटी की। जब एक से ज्यादा पर्सन आकर श्योरिटी बनते हैं, यानी एक से ज्यादा पर्सन मिलकर गारंटी देते हैं, तो उसको बोला जाता है को श्योरिटी। तो यहाँ पर को श्योरिटी का कॉन्सेप्ट है और ये कंडीशन कौन लगा रहा है? ये कंडीशन इंपोज कर रहा है ए। तो यहाँ पर श्योरिटी ने कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन क्या इंपोज करी गई है? कंडीशन इज इंपोज बाय श्योरिटी। श्योरिटी ने कंडीशन इंपोज करी है दैट सम अदर पर्सन मस्ट आल्सो जॉइन एज को श्योरिटी। किसी दूसरे पर्सन को भी मेरे साथ साथ को श्योरिटी के तौर पर ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी जाके मेरी गारंटी वैलिड मानी जाएगी। तो ये यहाँ पर नेगेटिव सेंस में लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपकी गारंटी वैलिड नहीं होगी अगर श्योरिटी ने ये कंडीशन लगाई है कि मेरे साथ साथ कोई अदर को श्योरिटी भी ज्वाइन होगा, बट द अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन एज को श्योरिटी। लेकिन वो जो अदर पर्सन है वो को श्योरिटी के तौर पर ज्वाइन नहीं होता। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो इस केस में हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर श्योरिटी कंडीशन इंपोज करता है कि कोई अदर पर्सन को श्योरिटी के तौर पर ज्वाइन होना चाहिए, और यहाँ पर अगर वो जो अदर पर्सन है यानी जो डी है वो को श्योरिटी के तौर पर ज्वाइन हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास दो श्योरिटी हो जाएंगे और फिर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो ये हमारे टोटल 6 फीचर्स हो गए, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी। आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके आपका गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा।